बिहेवियर ऑफ गैस। कई बार कई सारा बुक में इसको बिहेवियर ऑफ गैस, कई बार कई सारा बुक में इसको गैस इक्वेशन भी बोलता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, बिहेवियर ऑफ गैस, कि गैस का क्या बिहेवियर है। जैसे तुम्हारा कुछ बिहेवियर है ना भाई, वैसे गैस का भी कुछ बिहेवियर है। हम तुमको एग्जांपल देने के लिए सॉलिड का भी हिंट ले लेंगे, लिक्विड का भी हिंट ले लेंगे, बट ये चैप्टर टोटली बेस्ड किसके ऊपर है? गैस के ऊपर। तो किसी भी मैटर का तीन स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड स्टेट में ध्यान से सुनेगा पूरा बात, 10 मिनट बाद हम लोग बॉयल्स लॉ में पहुंचेंगे कि सॉलिड में क्या होता है। जो गैस है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है? क्लोजली पैक्ड, बहुत करीब करीब होता है ना। लिक्विड में जब आप जाते हैं तो यही पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो जाता है, और जब गैस में जाते हैं तो वो बहुत दूर हो जाता है ना। तो अगर हम यहीं से बोलेंगे कि गैस का एक प्रॉपर्टी है, गैस का कुछ, किसका बारे में पढ़ाई कर रही? गैस के बारे में, तो गैस का प्रॉपर्टी तो पढ़ेंगे ना। गैस का कुछ प्रॉपर्टी है भैया। पहला प्रॉपर्टी क्या है उसका? कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर लूजली पैक्ड। लूज है, ढीला ढीला है। अब याद रखेगा, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, कोई भी दो एक दूसरे को, कोई भी दो एटम एक दूसरे को, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स। तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो तुम सोच के ही देखो, अगर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा मतलब इंटर मॉलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा। इंटर मॉलिकुलर फोर्स, और इसमें तो ये लोग दूर दूर रहता है ना, मतलब इंटर मॉलिकुलर फोर्स कम होगा। तो इन केस ऑफ गैस द इंटरमॉलिकुलर फोर्स, व्हाट इज इंटरमॉलिकुलर फोर्स? दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स। वो लेस होता है किसमें? सॉलिड में ज्यादा होता है। नहीं, हम अभी गैस का खाली बात कर रहे हैं। गैस का कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा होता है, और सॉलिड का कंपैरिजन में लिक्विड में कम होता है। तो इंटरमॉलिकुलर, पहले मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। इफ दे आर लूजली पैक्ड देन द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इंटरमॉलिकुलर फोर्स बिटवीन देम इज लेस। अब कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, ऐसे ये दोनों के बीच में जो गैप है, ये दोनों के बीच में जो गैप है, ये दोनों के बीच में जो गैप है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस। तो गैस में क्या होगा? इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम है। डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम। सही बात? किसी को कोई दिक्कत? तो अब तू सोच के देख, तो यहां से हम बोल सकते हैं गैस जो होता है, जैसे यहाँ पे जितना लोग बैठा है, डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी जगह पे गाढ़ापन, कितना कोई चीज गाढ़ा है, कितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स वहां पे अवेलेबल है। अगर इसी रूम में अभी 40 लोग बैठा है तो यहाँ का जितना डेंसिटी होगा, अगर इसी रूम में जितना लोग यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे 40 लोग बैठा है, तो जितना यहाँ का डेंसिटी होगा, हम 20 लोग को कम कर दें, डेंसिटी कम हो जाएगा ना, खाली हो जाएगा ना क्लास, दूर दूर होगा ना स्पेस, लोग दूर दूर हो जाएगा। और अगर इसमें और 5 लोग बैठ दें तो हम बोल सकते हैं डेंसिटी जो होता है गैस मॉलिक्यूल का कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो जितना ज्यादा दूर दूर मॉलिक्यूल होगा उतना ही उसका डेंसिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आप देख, तो एक चीज होता है जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कोई चीज है बड़ा सा है, उसको दबा दबा के चारों तरफ से छोटा कर दिए, उसको बोलते हैं कंप्रेस करना। क्या बोलते हैं? कंप्रेस करना। ले मेरा भाई, ये सॉलिड है, इसको इतना जोर से दबाए, दबेगा नहीं। इवन लिक्विड को दबाएगा तो भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बलून है, कोई बलून है, उसको अगर चारों तरफ से दाबेगा, दब जाएगा ना। कोई एक बलून है, उसमें हवा भरा हुआ था, गीठा मारा हुआ था, हम गीठा खोला और हवा भरना चाह रहा, और हवा भरेगा ना? नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। जब तक उसका फटने का क्षमता नहीं आएगा तब तक तो उसमें जाएगा ही, और जब वो क्षमता क्रॉस कर जाएगा तब फट जाएगा। लेकिन और तो यार उसमें जा ही सकता है थोड़ा। मतलब हम बोल सकते हैं इसका, गैसेज आर कंप्रेसिबल। गैसेज आर कंप्रेसिबल मतलब जितना स्पेस कोई गैस लेके बैठा है, आप उतना स्पेस में और गैस का मॉलिक्यूल्स को डाल सकते हैं। जैसे अगर तुम्हारा घर में सिलेंडर है, उस 14 केजी का जो हम लोग खरीद के लाए, अब उसको तुम यूज करके 1 केजी बचा, तो जो 1 केजी गैस है वो का पानी का तरह नीचे जाके बैठने लगेगा कि भैया पूरा का पूरा पानी है, 10 लीटर 9 लीटर पी गया तो 1 लीटर पानी नीचे चल जाएगा। कोई खाने का सामान है सॉलिड, इतना बड़ा है, थोड़ा 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 खा लिया, इतना बच गया, है ना। लेकिन क्या गैस ऐसा है कि अगर उसमें भैया 14 लीटर गैस होगा, गैस उसमें 14 लीटर अगर होगा
और उसका 13 kg यूज हो गया, 14 kg लीटर है, 13 kg है, 14 kg है, 14 kg में 13 kg यूज हो गया, तो क्या नीचे चल जाएगा? उतना ही जगह लेके रहेगा ना। लेकिन पता वो और लूज हो जाएगा, वो और इसी गैस में अभी तो भैया 13-14 kg था, 1 kg इसमें बचा क्योंकि 13 kg यूज अप हो गया, तो और उसको अंदर ऐसे कर करके और उसमें ज्यादा गैस अगर भरना चाहेगा, जगह तो है नहीं लेकिन अंदर तो जा सकता है ना। मतलब तुम क्या कर रहा पता है, गैस का कंप्रेसिबिलिटी बढ़ा दे रहा है, उसको धक्का मार मार के इकट्ठा कर दे रहे हैं। जो पूरा 1 kg गैस पूरा का पूरा सिलेंडर का स्पेस लेके था, आप उसका ऊपर का मॉलिक्यूल्स को धक्का मार मार के एकदम नीचे पहुंचा दिए। तो बाहर वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसका ऊपर का जगह ले लेगा, और बाहर वाला मॉलिक्यूल इसका ऊपर का जगह ले लेगा। तो तुम क्या कर रहा है, गैस का कंप्रेसिबिलिटी बढ़ा रहा है। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो गैस का मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डेंसिटी, एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सही बात है। अब गैस मॉलिक्यूल का अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, तुम खुद से ही सोच के देख, याद रखेगा कोई भी चीज को अगर गर्म किया जाएगा, कोई भी चीज को अगर, तो लाइटर होता है। कोई भी चीज को अगर गर्म किया जाएगा तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसको एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी अगर उसका मॉलिक्यूल्स को मिलेगा फिर वो रुका नहीं रहेगा, वो इधर उधर भागेगा। और अगर वो इधर उधर भागेगा तो उसका मॉलिक्यूल्स करीब नहीं होगा और दूर होगा। और अगर मॉलिक्यूल्स उसका हो गया टाइम डिस्कशन, और अगर उसका मॉलिक्यूल्स टाइम डिस्कशन कर लेता ना, कब बुलाया दोबारा, थर्सडे को करके खत्म कर लेना। हाँ चलो देखो, तो अगर हम बोलेंगे कोई एक गैस मॉलिक्यूल है, देख मेरा भाई देख, कोई एक गैस मॉलिक्यूल है, उसको अगर आप गर्म कीजिएगा, कोई एक गैस मॉलिक्यूल है उसको अगर हम गर्म करेंगे, इसी से मेरा चार्ल्स लॉ बन जाएगा। कोई एक गैस मॉलिक्यूल्स है उसको अगर हम गर्म करेंगे तो उसका मॉलिक्यूल को पता है काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। कोई भी चीज को अगर हम गर्म करेंगे तो उसको क्या मिलेगा, एनर्जी। कैसे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फिर वो रुका नहीं रहेगा, इधर उधर भागेगा, और वो अगर इधर उधर भागेगा तो इकट्ठा रहेगा नहीं, और अगर वो दूर चल जाएगा उसका डेंसिटी और मतलब अगर हम कोई भी गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे उसका डेंसिटी कम होने का मतलब उसका मॉलिक्यूल्स दूर चल जाएगा, मॉलिक्यूल्स दूर चल जाएगा। मतलब बोल सकते हैं इफ वी गिव और इफ अ गैस मॉलिक्यूल absorb heat, then the temperature of the gas molecules will increase, and then its kinetic energy will also increase. So the gas molecule जो भैया इकट्ठा बैठा हुआ था वो अब थोड़ा फार बिहाइंड हो जाएगा, और अगर वो दूर चल जाएगा तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। So these are what? These are the properties of the gas. These are the properties of the gas. तो gases are compressible. गैसेस का जो डेंसिटी है वो कम होता है, गैसेस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है, डेंसिटी टेम्परेचर अगर गैस मॉलिक्यूल का बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर अगर गैस मॉलिक्यूल का बढ़ा दिया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसका मॉलिक्यूल्स रुका नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल्स अगर दूर चले जाएगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम मतलब कोई भी चीज जितना जगह घेरता है उसको बोलते हैं उसका वॉल्यूम, कोई भी चीज जितना जगह घेरता है उसको बोलते हैं उसका। तो भैया अगर कोई गैस मॉलिक्यूल का आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका मॉलिक्यूल को क्या मिलेगा, काइनेटिक। वो एनर्जी से वहां रुका नहीं रहेगा, वो दूर दूर भागेगा, और वो अगर दूर दूर भागेगा ज्यादा जगह लेगा, ज्यादा जगह लेगा तो डेंसिटी तो कम जाएगा, इसी के ऊपर मेरा चार्ल्स लॉ है। और हम भैया यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल है, 1 kg, एक सिलेंडर जिसका क्षमता 14 kg था, एक सिलेंडर जिसका क्षमता 14 kg था, वो गैस को आप यूज किए, जिसमें उसका गैस अब बचा 13 kg। कितना बचा, 13 kg। अभी हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा सा चेंजेस है, हम उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने का मतलब होता है प्रेशर बढ़ाना, कंप्रेस कर रहे हैं, और उतना ही जगह पे और गैस मॉलिक्यूल को भरते जा रहे हैं। थोड़ा सा अलग है लेकिन आगे जाएंगे तो बताएंगे। इसी के ऊपर थोड़ा सा बेस्ड है मेरा बॉयल्स लॉ। थोड़ा सा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अलग भी है, थोड़ा सेम है। बोल क्लियर है। अब आया हम लोग का लॉ, बॉयल्स लॉ में हम लोग जा रहे हैं। तो भैया ये वाला जो बात बोले, ये गैस का क्या चीज है, बिहेवियर। किस चीज है जो एग्जाम में नहीं आता है, तुमको पता होना चाहिए, कॉपी में बुक में पढ़ेगा। हम लोग का स्टार्ट ही होता है बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन आना। तो बॉयल्स लॉ पहले बोला क्या, उससे पहले 3 तो वर्ड है, 10 क्लास में बताए थे, 9 में फिर से एक बार बता दे। लॉ, हाइपोथेसिस और थ्योरी। याद रखना, हाइपोथेसिस का मतलब होता है इमेजिनेशन। Whatever you are thinking, that is your imagination. Whatever you are thinking, it is your imagination. तुम्हारा इमेजिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं तुम्हारा हाइपोथेसिस। इमेजिनेशन को बोलते हैं हम कुछ भी सोचे वही मेरा हाइपोथेसिस है। हम बोल रहे हैं ये रूम, कुछ तो जगह घेर के रखा है, ये रूम का वॉल्यूम 5000 लीटर है, वो तो मेरा मन है, कुछ भी बोल सकते हैं, मेरा मन है, हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस तो किसी का सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है।
हाँ या ना, वो तो मेरा मर्जी, हम जो बोलेंगे वही हाइपोथेसिस। उसके बाद आता है एक तो चीज जिसको बोलते हैं थ्योरी। तो अगर हम अपना हाइपोथेसिस को, मतलब जो बात हम बोल रहे हैं, हम अगर अपना बात को खुद से ही मैथ्स का यूज करके प्रमाणित कर दे, प्रूफ कर दे, तो ये जो मेरा बात है ना वो हाइपोथेसिस से अपग्रेड होकर थ्योरी बन जाएगी। इट इज लाइक कि हम बोल रहे हैं ये रूम का वॉल्यूम है 5000 लीटर। हम लोग आगे पढ़ेंगे ये जो रूम है ये क्यूबॉइडल शेप का है। कौन शेप का है? चैप्टर 4 में पढ़ाएंगे मैथ्स का। क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू, हम ये रूम का लेंथ यहाँ से लेके वहां तक माप दें, ब्रेथ यहाँ से लेके यहाँ तक माप दें, और हाइट जमीन से लेके ऊपर तक माप दें। लेंथ ब्रेथ हाइट इंची टेप से निकाल लिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हो वो भी 5000 लीटर आ जा रहा है। वो भी मतलब जो बात आप बोल रहे थे रूम का वॉल्यूम 5000 लीटर है, आप इस रूम का लेंथ को, ब्रेथ को, हाइट को, तीनों को मापे, तीनों को मल्टीप्लाई किया और अब दिखा दिया मैथमेटिक्स का यूज करके कि वो 5000 लीटर ही है। तो जो बात हम बोल रहे थे हम बात को मैथ्स का यूज करके प्रूफ कर दिए, लेकिन हम खुद, तो मेरा जो स्टेटमेंट था ये हाइपोथेसिस से थ्योरी बन जाएगा। मतलब थ्योरी को हम बोल सकते हैं ये हाइपोथेसिस से और थोड़ा सा अपग्रेडेड या फिर ज्यादा एक्यूरेट वर्जन है, लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हम अपना बात को प्रमाणित करने के लिए तो हम झूठ भी बोल ही सकते हैं, है कि नहीं है? तो थ्योरी क्या 100% सही होगा? नहीं। लेकिन अगर मान ले यहाँ पे जितना लोग बैठा है सब ये रूम का लेंथ मापे, सब ये रूम का ब्रेथ मापे, सब ये रूम का हाइट मापे और सब आदमी को 5000 लीटर मिले, अब तो भैया सब आदमी झूठ थोड़ी बोलेगा। तो जितना आदमी है सबको मैथमेटिक्स का यूज करके 5000 लीटर ही वॉल्यूम मिल रहा है, मतलब जो बात आप बोल रहे थे वो एकदम सत्य वचन है। तो अब जो आपका स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम इज 5000 लीटर, ये हाइपोथेसिस से हम खुद प्रूफ किए तो थ्योरी बना, सब लोग मिलके प्रूफ किया और सबको सेम मिला, तो ये लॉ बन गया। मतलब लॉ इज द प्योरेस्ट फॉर्म, लॉ इज द, उसमें कुछ भी झूठ वचन, उसमें कुछ भी गलती नहीं है। इसीलिए जब भी हम लोग लॉ लिखते हैं तो कोई आदमी भैया अपना सारा जीवन लगा देता है एक तो लॉ बनाने में, उसको रट्टा मार के और अपना मन से बना के नहीं लिखा जाता। लॉ हमेशा वर्ड टू वर्ड बुक से लिखा जाता है। जो भी लिखेंगे लॉ जब भी आएगा जान लेगा लॉ मतलब एकदम सच, कुछ झूठ नहीं। और अगर एकदम सच है तो अपना मन से नहीं लिखेंगे, जो वहां लिखा है उसको हम बना के लिखेंगे। हम लोग कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? बॉयल्स लॉ, मतलब बिना पढ़े बोल दिया वो 100% सच है। यहीं से वो चीज निकल के आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी हम लोग का चैप्टर है जब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम लोग अभी बॉयल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग जाएंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग जाएंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग जाएंगे। भैया कहाँ जाएंगे? जब हम लोग चैप्टर 13 पढ़ेंगे मैथ्स का। मैथ्स में एक चैप्टर है जिसमें है वेरिएशन, जिसका नाम है क्या नाम है? जो लोग कंटेंट देखा होगा उसको पता चला होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे। चैप्टर 13 मैथ्स में वेरिएशन चैप्टर है, जहाँ पे जाके तुमको इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूरा चैप्टर ही उसी पे है। अभी हमको थोड़ा सा पढ़ना है, क्यों? क्योंकि हमको बॉयल्स लॉ समझना है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर कोई एक डेटा किसी दूसरे डेटा के साथ कुछ रिलेशन बनाता है, इट इज लाइक एक्स और वाई दो ठो डेटा है, दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन बना रहा है, और उस दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली। मतलब अगर एक 2 टाइम्स हो जाए तो दूसरा भी 2 टाइम्स हो जाता है, एक अगर हाफ हो जाए तो दूसरा भी, तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली। बोलेगा क्या बोले? कुछ हजम ही नहीं हुआ। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं, दिमाग लगा के देखेगा, 10 मजदूर है और उन लोग काम कर रहे हैं, और उन लोग ना 10 मजदूर मिलके कोई एक जमीन का खेती करना है, कल्टीवेशन करना है, और उन लोग 10 मजदूर मिलके, 10 लेबर मिलके 50 बीघा ऑफ लैंड का, 50 बीघा ऑफ लैंड का कल्टीवेशन कर दे रहे हैं। 50 बीघा ऑफ लैंड का कल्टीवेशन। तुम 10 का जगह 20 लेबर को काम पे लगा दिया, तुम 10 का जगह 20 लेबर को, तुम लोग 50 का जगह 100 बीघा काम जमीन को कल्टीवेशन नहीं करवा देगा, है कि नहीं है? अब अगर हम 10 का जगह 5 लेबर को काम में लगा दिए तो 25 बीघा को कल्टीवेट कर देगा। तो देखो जब आपका लेबर डबल हो गया, जमीन का क्वांटिटी का कल्टीवेशन जो होना था वो भी डबल हो गया, और जब आपका जमीन का लेबर का हाफ हो गया तो आपका जमीन का कल्टीवेशन भी हाफ हो गया, है ना? तो क्या हम बोल सकते हैं, ध्यान लगा के देखा, लेबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीघा ऑफ लैंड, बीघा ऑफ लैंड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है भैया? अगर कोई दो डेटा के बारे में बात हो रहा है और एक अगर डबल हो रहा है, एक अगर दूसरा भी डबल हो जा रहा है, एक अगर डबल हो रहा है दूसरा भी, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एक हाफ हो रहा है दूसरा भी, मतलब एक में जो चेंजेस आ रहा है दूसरा में भी वही चेंजेस आ रहा है, एक में जो चेंजेस आ रहा है दूसरा में भी। भैया आपका जमीन लेबर था 10,
जमीन का आपका हो रहा था कल्टीवेशन 50 बीघा, आप क्या कर दिए 10 लेबर को स्क्वायर कर दिए, कितना कर दिए? तो आपका अब जो लेबर है वो 10 का स्क्वायर होके 100 हो गया, तो आपका जो बीघा ऑफ लैंड है जिसका कल्टीवेशन हो 50 से लो, लेबर 100 हो गया ना, आपका पास 10 था, आप उसको स्क्वायर किए तो आपका 50 अगर 10 लेबर मिलके कर रहा था, लेबर का अगर स्क्वायर किए तो आपका बीघा ऑफ लैंड का भी, मतलब 10 लेबर मिलके भैया 50 बीघा लैंड को अगर आप कल्टीवेट कर रहा था तो 100 लेबर मिलके 2500 बीघा लैंड को, तो देखो एक स्क्वायर हुआ दूसरा भी स्क्वायर हुआ, एक डबल हुआ तो दूसरा भी डबल हुआ, एक हाफ हुआ तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक इंक्रीमेंट जिस रेशियो में होगा दूसरा भी उसी रेशियो में इंक्रीमेंट हो, एक जिस रेशियो में डिक्रीमेंट होगा एक अगर स्क्वायर हो गया दूसरा भी स्क्वायर हो जाएगा, एक अगर डबल हो गया दूसरा भी डबल हो गया, एक अगर हाफ हो गया, तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस तरह का रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है भैया? अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते कैसे? अगर एक्स और वाई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही वाला साइन को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं। अब आया दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिमाग लगा के देखेगा कि भैया 10 लेबर मिलके कोई काम को 5 दिन में कर रहा था, 10 लेबर मिलके कोई काम को 5 दिन में कंप्लीट कर दे रहा था, तुम खुद से ही सोच के देखना, चल 8 लिख दे रहा और समझने में आसान होगा। हम 20 लेबर लेके चला, मतलब 10 तो था और 10 कर दिए, मतलब 20 लेबर ले लिए, कितना ले लिए? 30 लेबर, तुम्हारा काम 4 दिन में हो जाएगा। हम बोलेंगे, तुम खुद ही बोला, हम बोलेंगे तुम खुद बोला, देखो लेबर आपका पहले जितना था उससे डबल हो गया, दिन आपको जितना पहले लग रहा था उससे कम तो नहीं हुआ, कम होके हाफ हो गया, कम तो हुआ है लेकिन कम होके हाफ हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हम भैया रिड्यूस करके लेबर को 5 कर दिए, लो देखो ये डेज लेबर हाफ हो गया ना, डेज देखो डबल हो गया, मतलब एक डबल हो रहा है तो दूसरा एक हाफ हो रहा है तो दूसरा, इस तरह का जो रिलेशन है। तो लेबर और नंबर ऑफ डेज कैसा रिलेशन है? लेबर और नंबर ऑफ डेज कैसा रिलेशन है? इनवर्सली का लिए कोई सिंबल बना नहीं है, जो डायरेक्टली का सिंबल है इनवर्सली का भी, बस जब इनवर्सली हम लोग लिखते हैं तो 1 बाय में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जब डायरेक्टली होगा तो दोनों भाई न्यूमरेटर में लिखाएगा ऐसे, दोनों भाई न्यूमरेटर में लिखाएगा ऐसे ऐसे, और अगर कोई दो चीज में इनवर्स रिलेशन होगा तो 1 बाय में लिखाएगा। क्या लिखाएगा? क्यों ये वाला बात बोले? क्योंकि हम लोग का देख लो बॉयल्स लॉ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ड यूज होगा। तो देखो इनवर्सली का मतलब एक जिस रेशियो में इंक्रीमेंट होगा दूसरा उसका इनवर्स रेशियो में डिक्रीमेंट होगा, मतलब अगर एक जन का वैल्यू डबल हो जा रहा है तो दूसरा जन का वैल्यू हाफ हो जाएगा, एक का वैल्यू अगर 4 टाइम्स हो जा रहा है दूसरा का वैल्यू 1/4 टाइम्स हो जाएगा, एक का वैल्यू अगर हाफ हो जा रहा है दूसरा का वैल्यू डबल हो जाएगा, इनवर्स। और डायरेक्टली में एक में जिस रेशियो में इंक्रीमेंट होगा दूसरा भी। तो ये बात हम नहीं बोले, ये बात बोला कौन? बॉयल्स भाई साहब। क्या बॉयल्स भाई साहब बोला? बॉयल्स भाई साहब बोला कि दुनिया में किसी भी गैस का, दुनिया में किसी भी गैस का अगर आप प्रेशर को बढ़ा दीजिएगा तो उसका वॉल्यूम, तो खुद से ही सोच के देगा, अगर हम कोई चीज का भी प्रेशर को अगर बढ़ा देंगे वॉल्यूम छोटा हो जाएगा ना, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अरे कोई चीज को कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, चारों तरफ से दबा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है, तो उसका साइज, साइज मतलब वॉल्यूम, साइज मतलब कोई भी चीज का जितना स्पेस वो घेरता है उसी को उसका वॉल्यूम बोला जाता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस इज नोन एज इट्स। अगेन आई एम समझाने के लिए हम तुमको कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस सबका एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं वो गैस, गैस जो लॉ बोलना चाह रहे हो गैस पे है। समझाने के लिए हम सॉलिड का हेल्प ले रहे हैं, लेकिन वो है किस पे? गैस पे बेस्ड है। तो अगर तुम सोच के देखो कोई एक गैस है, फिर से दिमाग लगा के देखो, कोई एक गैस है वो किसी एक कंटेनर में है, या फिर वो गैस है वो किसी एक बलून के अंदर है, कोई पैकेट के अंदर है, तो उसको अगर चारों तरफ से ऐसे करके दाबेगा कम स्पेस लेगा ना, कम स्पेस लेगा ना। तो देख प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ा रहे हैं और प्रेशर रिलीज कर दिए वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम होगा, चारों तरफ से दाब रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम, हाथ हटा लिए खोल दिए, प्रेशर डिक्रीज कर दिए वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर कैसा प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी चीज जितना स्पेस घेरता है, कोई भी चीज जितना स्पेस उसी को हम लोग बोलते हैं उसका। तो अगर हम कोई भी चीज का प्रेशर बढ़ाएंगे
उसका वॉल्यूम, कोई भी चीज का प्रेशर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम और अगर प्रेशर रिलीज कर देंगे, प्रेशर कम कर देंगे, वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, मतलब वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेकिन कब, ये वाला बात बोला बॉयज भाई साहब फिर से, जब दो चीज देख लो इधर, जब टेम्परेचर, रुक जाओ बोलो नहीं, टेम्परेचर एंड मास कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर और मास गैस का कांस्टेंट होगा। मतलब आपका कोई एक बलून में कुछ गैस है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सी है, कितना है? अरे भैया गैस का भी वजन होता है ना। ये प्रूफ करने के लिए बचपन में एक एक्सपेरिमेंट लिखता था फुटबॉल वाला कि एगो खाली फुटबॉल है पिच का हुआ, उसको वजन कर लो 200 ग्राम आया। अब उसमें दुकानदार का पास जाओ, साइकिल वाला भैया का पास, वो हवा भर देगा, फिर उसका वजन करो 205 ग्राम आया, कितना आया? मतलब आप जो गैस उसमें भरे हो 5 ग्राम। क्लियर है ना? गैस का भी वजन होता है। तुम बलून हवा में भर लेना ना, बलून को हवा से भर लेना, जाके दुकानदार का पल्ला में चढ़ा देना, 2-4 ग्राम तो आ ही जाएगा। मतलब गैस का भी मास होता है। तो भैया बॉयल, फिर से बॉयल भाई सब क्या बोला कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा, इसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये तभी होगा जब गैस का टेम्परेचर और मास दोनों कांस्टेंट। गैस का टेम्परेचर और मास, अगर ये दोनों आप कांस्टेंट नहीं रख पाइएगा, तब फिर आप मेरा लॉ से उम्मीद मत रखिए कि डायरेक्टली होगा इनवर्सली होगा, हमको कोई पता नहीं, हमको नहीं जानते हम। लेकिन अगर आप मेरा मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिएगा, तब आइए हम आपको बताते हैं। तो क्या, एक कंटेनर है, एक बलून है, चल एक कंटेनर को हटाए, एक बलून है, उसमें गैस का टेम्परेचर 20 और उसमें मास 10 ग्राम है, मास 10 ग्राम। आप क्या कर रहे हैं, गैस का प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, गैस को प्रेशर को चारों तरफ से उसको कंप्रेस कर रहे हैं, जिससे उसका टेम्परेचर और मास में कोई चेंज नहीं। कंप्रेस करने का समय, प्रेशर बढ़ाने का समय भी उसका मास और टेम्परेचर 20 डिग्री और 10 ग्राम था, और जब उस पर कोई प्रेशर आप नहीं लगा रहे थे, कोई कंप्रेसर नहीं लगा रहे थे, तब भी उसका मास और टेम्परेचर सेम था। तो मास और टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट रख पाओगे, तब आपको प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम जाएगा, और प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, मास और टेम्परेचर, याद रखना कांस्टेंट, मास और टेम्परेचर कांस्टेंट जब उन लोग बोलता है, मास और टेम्परेचर जब उन लोग, तो हर बार कांस्टेंट वर्ड यूज नहीं करता, कई बार लोग पर्टिकुलर बोलता है, कई बार लोग गिवन बोलता है। हम बोल रहे हैं अ गिवन टेम्परेचर। तुम खुद से ही सोच, जो गिवन है, गिवन है मतलब दिया हुआ है, जो दिया होगा फिक्स ही ना होगा। हम तुमको बोल दिए भाई तुम्हारा क्वेश्चन 90 मार्क्स का है, तब तुमका क्वेश्चन पेपर उठाएगा तो उसमें 100 मार्क्स का पेपर मिल जाएगा, तो गिवन है ना। तो जो गिवन होता है वो क्या, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो याद रखना कि गिवन, पर्टिकुलर, कांस्टेंट, ये सब सेम बात को आइडेंटिफाई करता है। तो एट अ, फिर से एट अ, ये दोनों क्लियर हुआ, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे के साथ। गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर रिलीज कर देंगे, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब एक बढ़ता है दूसरा घट जाता है, एक घटता है तो दूसरा, इसी तरह का चीज को क्या बोलते हैं, इनवर्सली। लेकिन ऐसा कब होगा, जब टेम्परेचर और मास, देखो वही लिखे हैं बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास, गिवन मास को अंडरलाइन करो, गिवन मास यहाँ पे कांस्टेंट मास को बता रहा है, गिवन मास यहाँ पे कांस्टेंट मास को बता रहा है, गिवन मास यहाँ पे कांस्टेंट मास को बता रहा है, ठीक है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स आया के ऊपर से किया। अब एक बात और नया बताएंगे फिर से, क्या कि कभी भी कहीं पे भी लॉ तुम पढ़ रहा है, याद रखिएगा लॉ से हमेशा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव होता है जिससे न्यूमेरिकल बनता है। तो हमेशा लॉ वर्ड जब भी आएगा, वहां से जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव होता है, वो फॉर्मूला हमेशा एग्जाम में डिराइव जरूर करेंगे हम, चाहे बोले अच्छा ना बोले, है ना। तो देख लो, लेट, ध्यान से देखना, लेट V be the volume of the given mass of gas, V be the volume of the given mass of gas and P be its pressure, P be its pressure। तो भैया हम नहीं बोले, बॉयज भाई साहब बोला, ये हम नहीं बोले, हम पढ़ा रहे थे भाई, बॉयज भाई साहब ये सब बात बोल के गया कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल
वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब याद रखना, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हम लोग एक इक्वल टू लाते हैं और एक कांस्टेंट लाते हैं। एक इक्वल टू लाते हैं और एक, जब हम लोग 9 में पढ़ते थे तो भी वेरिएशन का साइन हटा के एक इक्वल टू लाते थे और एक कांस्टेंट लाते थे, तो अभी भी लाएंगे। लेकिन अभी और बाद में फर्क ये है कि अभी ना हम लोग का एक चैप्टर है जिसका नाम है वेरिएशन, वहां हम तुमको पढ़ाते समय बताएंगे कि क्यों इसको हटाते हैं और एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट लाते हैं, ये बताएंगे। बात समझ में आ रहा है मेरा? यहाँ पे खाली बोल देते थे, अभी मान लो क्योंकि इस बताने में 15-20 मिनट लगेगा तो उसमें नहीं जा रहे। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा एगो इक्वल टू आएगा और एगो, तो v क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू के को अपन लोग क्या बोले, तो pv इक्वल टू कांस्टेंट, pv इक्वल टू। तो याद रखना, जब भी मेरे को बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट बोलेगा, भैया लॉ बोला, लॉ से मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता ही है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, उसका मैथमेटिकल वाला पार्ट लिखेंगे ही। तो इफ दे से स्टेट बॉयल्स लॉ, पहले तो बोलेगा नहीं डिफाइन बॉयल्स लॉ। डिफाइन क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन नहीं है, तो डेफिनेशन है, वो लॉ है भैया। आदमी का 20-25 साल लग गया उसको ये वाला बात को प्रूफ करने में, और तुम स्टेटमेंट जैसा याद करके समझ के अपना मन से लिख देगा, पूरा वर्ड टू वर्ड लिखेंगे। और जब भी लॉ वर्ड आएगा, लॉ से मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव, बोले चाहे नहीं बोले मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव। तो हम लोग को जब भी बोलेगा स्टेट बॉयल्स लॉ, हम लोग पूरा यहाँ तक लिखेंगे, कोई दिक्कत है? अब आया कि भैया यहाँ जो कांस्टेंट है, यहाँ जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है कौन? तुम खुद ही से देखो, बॉयल्स लॉ में कौन सा कांस्टेंट लिया? दो, मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। मतलब आपका जो कांस्टेंट यहाँ पे है ना, वो एक्चुअली मास है और किसका? गैस का। किसका? हमसे पूछता है फिर व्हाट आर द कांस्टेंट, व्हाट आर द कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में कहाँ का कांस्टेंट है भैया? मास एंड टेम्परेचर। तो हम लोग आंसर कहाँ तक लिखेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, तब जाके मेरा कंप्लीट होगा क्या? बॉयल्स लॉ। ये वाला नोट में लिखेंगे, छापो जल्दी से, ये वाला नोट में लिखेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल को बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल बनाने के लिए, हो गया? हटाएं? देखो हटा दें। देख मेरा भाई, फॉर न्यूमेरिकल, ये एग्जाम में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बात को समझेगा। इफ आई से, ध्यान से देखने का, वॉल्यूम इज चेंज टू, बात नहीं करो, वॉल्यूम इज चेंज्ड टू V1 एंड V2। मतलब मेरा जो वॉल्यूम भी था उसको हम चेंज करके V1 और V2 बता दे रहे हैं। मतलब वॉल्यूम जो है वो V1 बन गया, वॉल्यूम जो है वो V2 बन गया। एंड प्रेशर, प्रेशर इज चेंज टू P1। अब तुम खुद से ही दिमाग लगा के देखना ध्यान से। मेरा जो फॉर्मूला आया, क्या आया ध्यान से देख लो, तो PV इक्वल टू, और आई कैन से PV इक्वल टू K, एक ही बात है, तो K को ही तो कांस्टेंट बोले। तो मेरा PV इक्वल टू जो K था, PV इक्वल टू जो K था, उसमें अगर हम P को P1 बोल दें और V को, क्या उसका वैल्यू K नहीं होगा? अगर हम P को P2 बोल दें और V को V2 बोल दें, वो भी क्या होगा? पता है इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं भैया? हम इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अगर कहीं पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा, तो पहला कंडीशन वहां पे टेम्परेचर और मास कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर और मास नहीं समझेगी तो बोल देना नहीं समझे, समझी ना, डांट खाएगी लेकिन समझा तो देंगे। प्रेशर और सॉरी वो टेम्परेचर और मास कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा मीनिंग क्या है कि अगर कहीं पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है बोलने का मतलब ही कि टेम्परेचर और मास कांस्टेंट है। आप प्रेशर को कुछ भी कर दो, वॉल्यूम आपका कुछ भी हो जाए, वो दोनों का कांस्टेंट जो प्रोडक्ट है, वो दोनों का जो वो हमेशा फिक्स होगा, वो बदलने वाला नहीं है। मतलब क्या है ना, देखो ध्यान से कि हम बोल रहे हैं, दिमाग लगा के देख, एक गैस का वॉल्यूम 4 लीटर है, वॉल्यूम 4 लीटर है, ध्यान से मीनिंग समझना, वॉल्यूम 4 लीटर। उस समय उसका प्रेशर, उस समय उसका प्रेशर 10, प्रेशर का यूनिट होता है ATM, प्रेशर का यूनिट होता है, 2 मिनट बाद दिखाएंगे, सही बात, सही बात। और हम मान लिए कि मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखो तो P और V का प्रोडक्ट कितना है? 40। P और V का प्रोडक्ट 40, सही बात। अब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने का मतलब प्रेशर बढ़ाना है, कंप्रेस करने का मतलब पक्का। हम गैस का कंप्रेशन किए जिससे उसका प्रेशर बढ़ के, 10 का जगह 20 ATM हो गया, 10 का जगह 20 ATM हो गया। तो उसका जो वॉल्यूम होगा
डिक्रीज होगा, वो डिक्रीज होके पता कितना हो जाएगा 2 लीटर, डिक्रीज होके 2 लीटर, डिक्रीज होके 2 लीटर। अभी भी देखो पी और बी का जो प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि भैया प्रेशर बढ़ा हाँ या ना, वॉल्यूम घटेगा ये तो गारंटी है, लेकिन घट के ऐसा नहीं होगा ना कि 3 हो गया, घट के ऐसा नहीं होगा कि ये, क्योंकि देख उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, नहीं तो 60 हो जाएगा। वॉल्यूम रिड्यूस तो होगा लेकिन वो इस तरीके से रिड्यूस होगा, इतना रिड्यूस होगा कि अभी भी उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पहले अगर 40 था तो अभी भी, मतलब प्रेशर को बढ़ा के हम 10 से 40 कर दे, 10 से वॉल्यूम घटेगा, वो घट के 1 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अभी भी देखो दोनों का प्रोडक्ट, वॉल्यूम पहले कितना था 4 लीटर, अब कितना हो गया? अब देख प्रेशर तुम बढ़ाया ना 10 से 40 तक पहुंचाया, 10 से तो वॉल्यूम ऐसा नहीं होगा कि 1.5 लीटर हो गया, सपोज इन दोनों को देख मल्टीप्लाई करेगा 40 तो वॉल्यूम नहीं होगा 1.5 लीटर। वॉल्यूम को इस तरीके से रिड्यूस होना पड़ेगा प्रेशर बढ़ने का वजह से कि उन दोनों का प्रोडक्ट अगर पहले जितना था अभी भी वो, एक्चुअली दिस इज द मीनिंग ऑफ बॉयल्स लॉ, दिस इज द मीनिंग ऑफ बॉयल्स लॉ। प्रेशर तो हम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन वो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट अभी भी उतना ही होगा जितना पहले था। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट अभी भी उतना ही होगा, तभी जाके बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये बात सब मनवाने के लिए आपको एक चीज तो करना पड़ेगा, मास और टेम्परेचर को ये अगर चेंज कर दिए आप तब तो आपका बॉयल्स लॉ ही वैनिश हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ कि प्रेशर कितना भी हो जाए चेंज होके, वॉल्यूम चाहे बढ़े, लेकिन वो इस तरीके से मैनिपुलेट होगा कि पहले उन दोनों का जितना प्रोडक्ट था बाद में भी बोलो क्लियर हुआ? तो देखो क्या चीज 50 तो 0.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8, चेक करके देख लो 50 इंटू 0.8, पॉइंट हटाए 10 दिए, क्योंकि तुम देख जब आप बोले कि 10 एटीएम आपका है, ध्यान से देखो, जब आप बोले कि 10 एटीएम है, ध्यान से देखिएगा, जब आप बोले ये 10 है ये 40 है, हाँ या ना, दोनों प्रोडक्ट 40 है। अब आप प्रेशर को बढ़ा के 20 किए थे, प्रेशर को बढ़ा के 20 तो वॉल्यूम आपका 2 हुआ, घटा, अभी भी 40 है दोनों। प्रेशर को हम और बढ़ाएं 40 किए, 1 आया, अभी भी 40 हुआ। अब वो बोला कि भैया प्रेशर को अगर हम 50 कर दें तो भैया 40 पे अगर वॉल्यूम आपको 1 लीटर मिल रहा था, 40 पे अगर आपको वॉल्यूम तो 50 प्रेशर, मतलब और प्रेशर बढ़ाए हैं, जितना ज्यादा प्रेशर होगा वॉल्यूम इतना ही घटेगा। क्यों? प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के साथ और घटेगा। तो कितना घटेगा? वो इतना घटेगा कि वो दोनों का प्रोडक्ट अभी भी, मतलब इसको 0.8 होना पड़ेगा, इसको 0.8। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बॉयल्स लॉ कि वॉट एवर इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम का वैल्यू, वो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज पहले जितना था बाद में भी उतना ही होगा। फिर से कब तक? जब तक साइंस कैसे पढ़ाई होता है ना, इट इज लाइक कि भैया समझा दिए बॉयल्स लॉ 40 मिनट से समझा रहे। हम भी ना, हम इस तरीके से सीखें कि किसी को नहीं आता तो हम उसको बैठ के बोले तुम बैठ, हम तुमको 15 मिनट में सिखा दे रहे हैं। मतलब हम अगर कोई चीज के बारे में 40 मिनट बोल पाते हैं तो तुम इतना समझेगा कि तुम उस चीज के बारे में 10 मिनट तो कम से कम बोल लो। समझ में आया कि नहीं है? वो एक्चुअली में ऐसे ही साइंस पढ़ाई होता है। एक्चुअल में जो साइंस पढ़ाई होता है वो ऐसे ही होता है कि हम 10 मिनट में तो आपको समझा ही देंगे। अगर आप भैया आधा घंटा बोल पाते तो हम 5 मिनट तो उसके बारे में बोल पाएंगे। समझा कि नहीं समझा? ये नहीं कि खाली नंबर पा रहे हैं। तो देखो, तो अगर हम बोलेंगे प्रेशर चेंज होकर P1 P2 हो जाए, वॉल्यूम चेंज होकर V1 V2 हो जाए, तो प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, लेकिन अभी भी कांस्टेंट सेम। प्रेशर P1 वॉल्यूम V2 अभी भी, तो हम बोल सकते हैं ये भी K का वैल्यू, ये भी K का वैल्यू, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? अरे मेरा भाई, ये वाला चीज भी K का बराबर है, ये वाला चीज भी K का बराबर है, ये दोनों आपस में क्या होगा? आया कि बाउंसर? ये सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ बॉयल्स लॉ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू, जिसमें P1 को मेरा भाई हम लोग बोलते हैं इनिशियल प्रेशर, इनिशियल शुरुआत का है ना, इनिशियल प्रेशर। P2 को बोलेंगे फाइनल प्रेशर। ये न्यूमेरिकल के लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा। V1 को इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल मतलब शुरुआत में वॉल्यूम, और V2 को हम लोग बोलेंगे फाइनल। मेरा भाई समझ में आया कि बाउंसर चल गया? आया कि बाउंसर गया? किसी को तकलीफ जरा भी? अब कि ना कई बार ना क्वेश्चन इस तरीके से रहता है ना कि अपन लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें क्या दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है, क्या दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो याद रखना, हम 2-3 चीज बोल दे रहे हैं कि ना प्रेशर का ना कुछ यूनिट बोल दे रहे हैं,
प्रेशर का हम कुछ यूनिट बोल दे रहे हैं। तो सबसे पहला लिख दे रहे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक पास्कल, ये दोनों सेम ही चीज है। तीसरा एटीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एटीएम। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सीएम ऑफ एच जी, एमएम ऑफ एच जी। इसका क्या मतलब है ये भी समझा, एमएम ऑफ एच जी, सीएम ऑफ एच जी। मतलब ये सब चीज अगर कहीं पे लिखा हुआ है, फिर डी आर बार, फिर इसके बाद TOR टॉर, TWR टॉर, ये सब का सब ना प्रेशर का यूनिट है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर कोई क्वेश्चन मेरे को पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया, टेम्परेचर का दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश ही नहीं बुझाता है, अगर किसी का बगल में लिखा हुआ है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, कुछ समझ आता है चाहे नहीं आता, भैया वो प्रेशर लिखा हुआ है। किसी का बगल में अगर लिखा है 76 ATM, कुछ समझ में आता है नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया वो डायरेक्टली प्रेशर लिखा। सो दीज आर द यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर प्रेशर, दीज आर द यूनिट व्हिच आर यूज्ड फॉर। हम लोग का बुक में जो न्यूमेरिकल है उसमें सिर्फ 1 2 3 ये यूज होगा, बाकी सब भी प्रेशर का यूनिट है, लेकिन ये सब एग्जाम में यूज नहीं होगा, बुक में न्यूमेरिकल में यूज। तो आप ये वाला बात क्यों बोल रहे हैं? ये वाला बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम यूनिट देख के पकड़ लो कि जो डेटा दिया हुआ वो प्रेशर दिया हुआ। कभी भी उन लोग नहीं बोलेगा द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 5 लीटर, कुछ सीधा बोलेगा द गैस इज 5 लीटर। अगर बोल देगा द गैस इज 5 लीटर तो क्या उसका मास दे रहा है? वॉल्यूम ही ना दे रहा है। तो अगर कोई डेटा देख के नहीं समझ में आ रहा है कि वो प्रेशर दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है, तो किससे आइडेंटिफाई कर लेंगे? उसका यूनिट से, उसका यूनिट से। अब आया वॉल्यूम। वॉल्यूम कोई भी यूनिट में क्यूब अगर लिख दिया है, कोई भी यूनिट में अगर क्यूब लिख दिया, बस आंख बंद कीजिए, वॉल्यूम ही होगा। अगर किसी भी चीज का मात्रा में क्यूब लिखा हुआ है तो वो वॉल्यूम ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर, इसी को सीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीसी। सीसी का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इसी को बहुत सारा बुक में क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर के लिए सी, क्यूब के लिए भी सी। मतलब हम बोल रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 2000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, कोई एक आदमी आ रहा के बोला द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 206, एक ही बात बोल रहे भाई। तुम जो सेंटीमीटर क्यूब वर्ड, सेंटीमीटर के लिए एक तो सी, क्यूब के लिए एक तो सी, वही सीसी लिख रहा हो। कोई भी चीज का मात्रा में अगर क्यूब है, बस आंख बंद करो, वॉल्यूम ही होगा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद मिलीलीटर, ml, मिली, उसके बाद लीटर, उसके बाद लीटर, और हार्डली यूज होगा, इतना में काम चल जाएगा। मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब या फिर सीसी और मीटर क्यूब। कोई दिक्कत है? अब आया टेम्परेचर का बारी। ये चार्ल्स लॉ में यूज होगा, लेकिन अभी लिख दे रहे हैं। अरे मेरा भाई, कोई भी चीज में अगर डिग्री सी लिखा है, टेम्परेचर ही नहीं होगा। कोई भी चीज में अगर फ़ारेनहाइट है, कोई भी चीज में अगर फ़ारेनहाइट हो, टेम्परेचर ही नहीं होगा, या फिर केल्विन है। तो देख लो, प्रेशर का यूनिट एटीएम, एमएम ऑफ एच जी, सीएम ऑफ एच जी, हाँ या ना? कई बार एच जी वर्ड भी नहीं देता है, बोलता है गैस इज 76 मिलीमीटर, गैस इज 76 mm। तो क्या दे रहा है? गैस का प्रेशर दे रहा है। क्या दे रहा है? गैस का प्रेशर। अगर कोई भी मात्रा में क्यूब लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, व्हाटएवर इट इज, मात्रा में क्यूब है तो वो या फिर मिलीलीटर या फिर लीटर। और अगर किसी का साथ डिग्री, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तो क्या होगा? छापो जल्दी। अच्छा, ये वाला हम लोग पीछे वाला नहीं लिखे ना, चलो लिखो जल्दी। पार्ट है मेरा भाई, फिर से देख लो। ये सारा यूनिट प्रेशर का होता है, लेकिन एग्जाम में यही 3 देगा। इन लोग का रिलेशन भी है, वो रिलेशन हम न्यूमेरिकल करते समय लिखेंगे। तो अगर डेटा पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है, यूनिट से पहचानो कि क्या दिया है, और ये वॉल्यूम का है और ये टेम्परेचर का है। कोई दिक्कत है किसी को? बात नहीं करो। देखो, न्यूमेरिकल का भाई 2 फंडा है कि न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे वो लिखना पड़ेगा। वो लिख के करेगा, न्यूमेरिकल बहुत कम बनेगा। वीडियो अपलोड हो जाएगा, न्यूमेरिकल जाके लिख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं तो वीडियो प्ले करके स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद न्यूमेरिकल लिख लेना। लेकिन लिख लेना है तो तुमको समझ में क्या आएगा, क्या बनाया है। तो हम लोग अब चालू करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल, फिर चार्ल्स लॉ में करेंगे, जितना हो पाएगा। देख ध्यान से, बात को समझेगा ध्यान से कि बॉयल्स लॉ क्या बोला भैया कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर और मास कांस्टेंट है। उससे आपका न्यूमेरिकल बना का भैया फॉर्मूला P1 V1 = P2 V2। P1 V1 को बोलते हैं भैया इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, वॉल्यूम, और P2 V2 को बोलते हैं फाइनल प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बॉयल्स लॉ, तो ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल खोलेंगे हम बॉयल्स लॉ खोलेंगे। लेकिन जैसे बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, फिर आएगा कंबाइंड लॉ, फिर आएगा आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग को 4 लॉ पढ़ना है और 4 अलग अलग फॉर्मूला आएगा।
बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन एंड कंबाइंड लॉ। तो हम कोई क्वेश्चन देख के कैसे समझेंगे कि चारों में से कौन सा वो है, क्योंकि भैया अभी तो एक ही लॉ है, तब तो आप बॉयल्स ही खोलिएगा। तो याद रखिएगा अगर कहीं पे भी बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन होगा उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट वर्ड देगा ही देगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट देने का उसके पास कई तरीका है। एक बोल देगा वो टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, एक बोल देगा वो टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, गिवन टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर। ये वर्ड कहीं पे भी दिखा बस हम समझ जाएंगे बॉयल्स लॉ का बात हो रहा है। चल बोल रहा व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार। अच्छा हम बोले तो बार नहीं आएगा, चलो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 200 डेसीमीटर क्यूब इफ द टेम्परेचर, बस कुछ नहीं समझ में आया हमको, खाली एक चीज समझ में आया बॉयल्स लॉ का है। किसका है? बॉयल्स लॉ का। अब हम क्वेश्चन समझाते तुमको बोलने का चाह रहा है कि हम बोल दिए कहीं पे भी क्यूब अगर आ गया बात खत्म, क्यूब आ गया तो वॉल्यूम ही होगा। देखो कहीं पे भी वॉल्यूम वर्ड दिया है देखो, तो तुमको यूनिट से समझना पड़ेगा। क्यूब है मतलब वॉल्यूम है, और शुरुआत में दिया मतलब V1 है। शुरुआत में दिया मतलब वो पता है क्या बोलना चाहा कि भैया ना कोई गैस का वॉल्यूम 500 डेसीमीटर क्यूब है। कितना है? 500। उस समय ना भैया प्रेशर 1 बार था, प्रेशर 1 बार था, हाँ या ना? हाँ। तो बोल रहा हम उसको कंप्रेस किए, चारों तरफ से ऐसे करके कंप्रेस किए, जिससे उसका वॉल्यूम जो है घट के, तो बिना पढ़े हम बोल नहीं सकते हैं कि भैया ऑब्वियसली 100% श्योर प्रेशर बढ़ा हो। वॉल्यूम घटा है ना, तो बिना बनाए बोल सकते हैं प्रेशर बढ़ गया हो। तो भाई हमसे पूछ रहा है कि कितना प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर कितना दिया? 1 बार। इनिशियल वाला हमेशा इनिशियल वाला देगा, फाइनल वाला मांगेगा, कोई तकलीफ नहीं। तो हमसे क्या मांग रहा है? P2। क्या मांग रहा है? P2। तो लो भैया P1 V1 इक्वल टू, कौन कंफर्मेशन दिया बॉयल्स लॉ का? टेम्परेचर कांस्टेंट। शुरुआत में जो देगा वो P1 V1 होगा, बाद में जो देगा वो P1 500, V1 1 बार, P2 200, सॉरी P2 निकालना है, V2 तो क्या हम इसको नीचे डिवाइड दे दें? 500 बाई 200, P2 2020 2.5 सिंस इनिशियल प्रेशर बार में था तो फाइनल भी मतलब पता आप जो प्रेशर गैस का कंप्रेस करके बढ़ाए हैं वो कितना तक हुआ? 2.5। सिंस वो 2.5 हो गया है इसीलिए आपका जो वॉल्यूम है वो 500 से आ गया कि बाउंसर चल गया। पक्का? कुछ मेरे को समझ आया चाहे नहीं आया? सबसे पहला अभी तुमको समझ में आ जा रहा है इसलिए ना क्योंकि हम बॉयल्स लॉ पढ़ाएंगे तो हम चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल कैसे खोलेंगे। लेकिन जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कंबाइंड लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन सब आ जाएगा ना, तब तुम्हारा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सा लॉ है। जो स्टार्टिंग में देगा वो 1 होगा, जो बाद में पूछेगा वो 2 होगा। बॉयल्स लॉ अगर होगा P1 V1 इक्वल टू काबला 2 लीटर ऑफ अ गैस, कहीं पे भी लिखा है 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अरे 2 लीटर होगा तो क्या होगा? मास होगा, कोई चीज का वॉल्यूम क्या होगा? और शुरुआत में दिया तो 2 लीटर ऑफ अ गैस enclosed in a vessel at a pressure of 760 mm of, कई बार mm of Hg बोलेगा भी नहीं, खाली mm बोल देगा। If temperature remaining constant, calculate the pressure, लो प्रेशर मांगा है, when volume changes to, तो आ गया तकलीफ, समझ में आया तकलीफ? ये भैया दिया है लीटर में, वो दिया है डेसीमीटर क्यूब, डी हमको बोलते हैं डेसीमीटर, ये दिया है डेसीमीटर क्यूब। तो जितना भी कन्वर्सन लिखाएंगे फिर से सेम बात, जिसको पढ़ाई करना है वो अभी से लग जाओ। समझ में आया ना? क्योंकि देख भाई एग्जाम में ना हम पहले ही बताएं थोड़ा बहुत किसी का हैंडराइटिंग अच्छा होता है उसका 2 4 10 नंबर ज्यादा आ जाता है, लेकिन ना एग्जाम के समय 1 महीना पढ़ के तुम मार्क्स ज्यादा ला सकता है। समझ में आया कि नहीं? एग्जाम के समय 1 महीना ज्यादा पढ़ के तुम मार्क्स ज्यादा ला सकता है, तुम सीख नहीं सकता है। सीखने के लिए भैया 10-12 महीना का क्यूमुलेटिव एफर्ट लगता है। मुझे समझा कि नहीं समझा? तो याद रखना लीटर और डेसीमीटर क्यूब में कोई अंतर ही नहीं है। 1 लीटर को हम 1 डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, ये कन्वर्सन है। मतलब जो तुम 2 लीटर पानी बोलता है आज से अपना घर में जाके बोलेगा भैया 2 डेसीमीटर क्यूब का मेरा घर में पानी का बॉटल है, घर वाला हाँ गाली देगा, समझेगा नहीं, वो भी पढ़ाई करता तो वो भी समझता, तुम तो पढ़ाई कर लिया। तो डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों सेम बात है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल में नया नया चीज आएगा वैसे वैसे ऐड करते जाएंगे, तो हो गया बात खत्म। दोनों यूनिट अलग ही नहीं है, दोनों सेम चीज है। तो क्या हो गया? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 नॉट 2 लीटर 760, V1 P2 आपको चाहिए, V2 है 4, 1 2 2 3 80, 3
और अगर किसी को देखेगा, अभी हम तुमको ये प्रूफ करके दिखाएंगे भैया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। कैसे, देखो ध्यान से। प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। इनवर्सली का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इनवर्सली का एक्चुअल मीनिंग, अगर एक जन डबल हो जा रहा है दूसरा हाफ हो जाएगा। दूसरा एक अगर डबल हो जा रहा है, समझ में आ रहा है तुमको? क्या नाम है तुम्हारा? रितिका, बोर्ड पे देखो। अगर एक वैल्यू डबल हो जा रहा है दूसरा, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक अगर डबल हो जाएगा, एक अगर हाफ हो जाएगा, मतलब एक में जो चेंजेस आएगा दूसरा में भी, और इनवर्सली में एक में जो चेंजेस आएगा दूसरा में उसका रेसिप्रोकल चेंज आएगा, दूसरा में उसका रेसिप्रोकल चेंज आएगा। तो देखो ना, वॉल्यूम का हो रहा था डबल, सॉरी इसमें लिखिए, वॉल्यूम का हो रहा था डबल, तो प्रेशर तो हाफ होना ही था। देख लो, 770 था ना, कितना हो गया? 3। समझ में आया? लो क्या लिखा भैया? 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज कलेक्टेड एट 654 mm प्रेशर। भैया पहले दिया है तो बात खत्म, 1-1 होगा। अरे क्यूब है ना भाई, तो क्यूब में क्या दे देगा? वॉल्यूम ही ना देगा, कोई दिक्कत? P1 650, सही बात बोल रहा है। एट व्हाट प्रेशर? P2 मांग रहा है। Would the volume of the gas reduced by of its, अब दो चीज होता है, चुप हो जा मेरा भाई। एक होता है reduced to, एक होता है मेरा भाई reduced by, एक होता है reduced to, एक होता है reduced by। सपोज मेरा पास 100 रुपया है, my money is 100 रुपया है मेरे पास, I have initially 100 रुपया, my money is reduced to 30 and my money is reduced by 30, है ना? इंग्लिश थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा, दोनों अलग अलग चीज है। जब आपको बोला जाता है reduced to, आपको डायरेक्ट बोल दिया जाता है कितना हो गया, और जब आपको बोला जाता है reduced by, तो आपको कितना घटा है वो बताया जा रहा है। आपका पास बचा कितना, वो आपको खुद से माइनस करके निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 100 रुपया मेरा पास है, माई मनी इज रिड्यूस टू, मतलब सीधा सीधी बात, मेरा पास अब 30 रुपया बचा, 70 रुपया हम खर्चा कर दिए। 30 रुपया 70 रिड्यूस बाई 30 का मतलब होता है 30 रुपया खर्च हुआ है, 70 बचा है। 30 रुपया 70 देख लो। 100 मेरा पास है, रिड्यूस बाई केस में 30 रुपया खर्चा हो गया, तो बचेगा कितना? मतलब जब रिड्यूस टू बोलेगा, जो बोला वही डेटा मेरा आंसर। जब रिड्यूस बाय बोलेगा तो इनिशियल से जितना डेटा माइनस करने को बोला है उतना माइनस, तब जाके हमको मिलेगा एक्चुअली मेरा पास कितना अवेलेबल है। यही बात अगर इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज टू बोलेगा, इंक्रीज बाय, तो अगर बोल रहे आई हैव 100 रुपीज, माई मनी इज इंक्रीज्ड टू 130 एंड माई मनी इज इंक्रीज्ड बाय 130, माई मनी इज इंक्रीज्ड टू, मतलब मेरे पास 100 रुपया था, 130 रुपया हो गया, मतलब पापा 30 रुपया दिए। आई हैव 100 रुपीज, माई मनी इज इंक्रीज्ड बाय 130, मतलब 100 रुपया था, 130 बढ़ा है, मतलब मेरे पास 230 हो गया। कितना हो गया? 230। तो जब बाय वर्ड यूज करेगा, इंक्रीज बोलेगा तो ऐड करेंगे किसमें? इनिशियल में, और जब डिक्रीज बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें? इनिशियल में, और टू बोलेगा जो बोला वही है, जो बोला वही है। लो भाई, तो हमको क्या बोला है? रिड्यूस, मतलब घटाना हमको पड़ेगा, है ना? तो प्रेशर हमसे मांग रहा है वॉल्यूम, खुद से देखो वॉल्यूम कितना रिड्यूस बाय किसका? तो पहले से कितना वॉल्यूम था? ध्यान से देखेगा, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज? रिड्यूस हुआ है, माइनस कितना? 40% ऑफ 100 थोड़ी 800 ऑफ ओरिजिनली तो यही ना। तो क्या हो गया? 800 माइनस 40 बाई इंटू 800 माइनस 320। जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है हम तुमको सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवा देंगे, है ना? लैंग्वेज का जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है सारा करवा देंगे। देखिए क्या लिखा है? टेम्परेचर रिमेनिंग, क्या रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू क्लियर है? तो अगर ये रिड्यूस टू बोला होता, रिड्यूस टू 40% ऑफ द ओरिजिनल, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट यही लिखते ही, तो मतलब 320 ही मेरा सेकंड वाला वॉल्यूम होता, और रिड्यूस बाय वाले में सेकंड 320 वाला सब्ट्रैक्ट हुआ, बचेगा कितना? 480। पक्का? तो लो हो गया। P1
V1 T2, अरे भैया टेम्परेचर कांस्टेंट, T1 654, V1 P2 निकालना है, V2 480, सही है। 1010 तक 8 से काट रहे हैं, 6 बार में 10, 6 से काट रहे हैं, 109 बार में कटे, कितना बार में 10, क्या निकाले हैं, क्या निकाले हैं, किसमें दिया है वो, mm में। बोलो आया कि बाउंसर किया, आया कि बाउंसर किया। तो यहाँ पे कहाँ नया सीखे, लैंग्वेज को फॉर्म करने सीखे, लैंग्वेज को फॉर्म करने सीखे। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर डाल लेगा, और होगा तो हम इसका पीपीटी भेज देंगे, या तो वीडियो प्ले करके लिख लेगा, कुछ करेगा, क्वेश्चन जरूर लिख लेगा, नहीं तो सॉल्यूशन समझेगा नहीं कि क्या लिखे हैं। चुप हो जा, बात नहीं, एक शब्द भी बात नहीं। न्यूमेरिकल जब करेंगे एक शब्द भी बात नहीं, वीडियो ऑन रहेगा, एक शब्द भी बात नहीं, ध्यान से देखो। बोल रहा है अ सिलेंडर ऑफ 20 लीटर कैपेसिटी, ले मेरा भाई, कहीं पे भी बोला है कि वो वॉल्यूम है, कैपेसिटी वॉल्यूम ही ना होगा। तो एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम जो है 20 लीटर है, पहले बोला है मतलब इनिशियल होगा, बात खत्म, सही बात। कंटेन्स अ गैस एट 100 atm, 100 atm प्रेशर, कोई तकलीफ। बोल रहा हाउ मेनी फ्लास्क, इसको हम समझाएंगे, ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हम समझाएंगे, कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट एट 100 एटमॉस्फेरिक, सॉरी 1 एटमॉस्फेरिक, बता रहे टेम्परेचर रिमेनिंग। ध्यान से समझने का कोशिश करेगा कि क्वेश्चन है क्या। तुमको ये नहीं बोल रहा है ना कि एक एटीएम में, एक एटीएम जब प्रेशर होगा उस समय वॉल्यूम कितना होगा, ना ना ना, वो ये नहीं पूछ रहा है। बोला एक एटीएम जब प्रेशर होगा उस समय आपको जो टोटल वॉल्यूम मिलेगा उससे ना आप छोटा छोटा फ्लास्क में, छोटा छोटा फ्लास्क में गैस को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको कितना फ्लास्क का रिक्वायरमेंट होगा। कुछ समझ में नहीं आया, पहले हम लोग एक एटीएम पे कितना वॉल्यूम होगा वो निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देख लो, अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ होगा, पहले हम V2 निकाल लेते हैं, फिर हम तुमको बता रहे हैं कि बोलना चाह रहा है। P1 V1 इक्वल टू P2, P1 100, V1 20, P2 V2 चाहिए, तो V2 इक्वल टू क्या हो गया 2000। हम सेंटीमीटर क्यूब को नहीं, ध्यान देगा, अगर 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब बोले, तुम सेंटीमीटर क्यूब वाला रिलेशन यहाँ क्या लगा रहा, उसका अलग रिलेशन है। देख पहले मेरा बात समझ फिर से कि क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में ना मेरा भाई 100 एटीएम में एक फ्लास्क है, एक वेसल है, एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम है 220 लीटर। एक एटीएम जब प्रेशर होगा उस समय वॉल्यूम कितना होगा वो नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है एक एटीएम जब प्रेशर होगा, जो टोटल वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम को हम छोटा छोटा फ्लास्क में ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो छोटा फ्लास्क जो है वो कितने का है 200 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है ना कितना फ्लास्क लगेगा, मेरा पास लीटर में है भाई, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, दोनों सेम चीज होगा तब ना 10 लीटर बोल देगा। पहले कन्वर्सन बताएंगे, बात तो सही पकड़ा है लेकिन कन्वर्सन अभी बताएंगे। तो देख ध्यान से इधर, हम बोल रहे हैं मेरे पास 500 लीटर पानी है, हम उसको छोटा छोटा बॉटल में निकाल रहे हैं, 2-2 लीटर का बॉटल, क्या को बॉटल लगेगा 250, क्या को लगेगा। मेरा पास 100 लीटर पानी है, हम उसको 10-10 लीटर का छोटा छोटा वेसल में निकाल रहे हैं, क्या को ड्राम लगेगा 10 लगेगा। मेरा पास 500 लीटर पानी है, हम उसको 5-5 लीटर का छोटा छोटा वेसल में निकाल रहे हैं, कितना बड़ा डब्बा लगेगा 100 लगेगा। 500 पूरा है और 5 लीटर में 100 लगेगा, मतलब कितना फ्लास्क लगेगा ये जानने के लिए आप टोटल वॉल्यूम को, टोटल एक फ्लास्क का वॉल्यूम से तो आपको नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएगा। अभी क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 2000 लीटर, और जिसमें उसको ट्रांसफर करना है तो हमको पता है इससे इसको डिवाइड दे देंगे, नंबर ऑफ फ्लास्क आ जाएगा। तकलीफ कहाँ पे है, कन्वर्सन। तुमको लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्सन नहीं पता है, समझा कि नहीं समझा। जो तू डिवाइड देके 10 बोला एकदम सही बोला, लेकिन वो कब होता जब वो भी लीटर में दिया होता, ये भी, या फिर ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होता वो भी, लेकिन ऐसा नहीं है। पक्का आगे बढ़े, बोल लीजिए भैया एक और कन्वर्सन लिख दिया। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 2 लीटर इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब, 3 लीटर इक्वल टू 4 लीटर इक्वल टू, मतलब आपका पास अगर लीटर में कोई डेटा है आप उसको 1000 से मल्टी, तो आप कहाँ पहुंच जाइएगा सेंटीमीटर क्यूब, कहाँ पहुंच जाइएगा। तो लो भैया हो गया V2 जो आपका लीटर में दिया था
उसको आप 1000 से मल्टी आप कहाँ पहुंच जाइएगा, सेंटीमीटर पक्का। अब ये वाला वॉल्यूम को हमको कहाँ ट्रांसफर करना है, फ्लास्क में। फ्लास्क का वॉल्यूम कितना है, हो गया नंबर ऑफ फ्लास्क, नंबर ऑफ कितना होगा 2000 पे 1000 बाय में 200, 2 शून्य से 2 शून्य गया, ये 10, एक को ऊपर 4 जीरो, कितना फ्लास्क लगेगा 10,000। 10 तब लगता जब ये 20 सेंटीमीटर क्यूब में होता, ये भी, या फिर वो भी लीटर में होता, बोलो क्लियर हुआ। क्या क्वेश्चन था समझा। एक एटीएम पे कितना वॉल्यूम होगा नहीं मांग रहा है। एक एटीएम जब होगा उस समय, एक एटीएम जब उस समय अगर हम 200 सेंटीमीटर क्यूब वाले फ्लास्क में उसको ट्रांसफर करेंगे पूरा वॉल्यूम को, तो कितना फ्लास्क लगेगा वो जानने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा वाला वॉल्यूम को छोटा वाला वॉल्यूम से, बस खाली एक चीज करना पड़ेगा, दोनों का यूनिट को छापो।